मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, हरियाणा का राजनीतिक इतिहास, इसमें नई नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। अब मौजूदा राजनीतिक इतिहास में कल वाली जो घटना किसानों का प्रदर्शन था, वो एक शक्ति परीक्षण के रूप में भाजपा ने शामिल किया था इस प्रोग्राम को। लेकिन इसमें विशेष बात ये दिखाई दी कि इसमें किसान और तरह के नजर आए, क्योंकि जो असली किसान गांव के थे उनकी संख्या तो बहुत ही कम थी। बाकी ट्रैक्टर वगैरह थे, एक एक आदमी थे, एक आदमी में दो भी थे। मैं कहूँगा कि सिर्फ मशीनरी इकट्ठी करने से नहीं होता। किसानों का जो बहुमत है, और बहुमत भी नहीं, बहुत ज्यादा किसानों की लॉबी है, वो अब भी सरकार से नाराज है। तो बाकी तो आगे चुनाव में देखो अब क्या पैतरे बदलते हैं, क्या होता है, तब तक सरकार क्या करती है। लेकिन फिलहाल ये है कि किसानों से जब बात की जाती है तो फिर सारे किसान ही और तरह बात करते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है बिल। लेकिन कल जो समर्थन ने जुटा ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, उसमें किसान भी कुछ और तरह से ही नजर आए। बहुत से तो इसमें सुना गया है भाई दिहाड़ीदार थे और थे। चलो वो तो जो कुछ भी है वो तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला, किसको उन्होंने बुलाया, कितने उनके समर्थक पहुंचे, ट्रैक्टर तो पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असली नकली किसान की बात है, वो समय बताएगा। अब मैं इसमें ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि ये इतिहास में एक जुड़ेगा काम, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो बात है अपनी हमारी पीछे चल रही है 2004 के जो संसदीय चुनाव थे, उसकी घोषणा से पहले की। भाजपा इनेलो गठबंधन सैद्धांतिक रूप से कमजोर हो चुका था, लेकिन सरकार बचाने तक वो पक्का था, क्योंकि उनका एग्रीमेंट था भाई सरकार नहीं गिरने देंगे, क्योंकि दोनों की मजबूरी थी। अब केंद्र में इनेलो दे रही थी समर्थन, और राज्य में भाजपा इनेलो को समर्थन दे रही थी। ना भी देती तो भी चौटाला साहब के पास पक्का बहुमत था, उसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि उनके पास सीटें 48 हो चुकी थी और बाकी निर्दलीयों का भी समर्थन था। लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े उन्होंने यमुनानगर में, और फतेहाबाद में भी बीजेपी इनेलो की खटास जारी रही, वो देखने को मिली, क्योंकि मैंने आंखों देखी है। उस चुनाव में भाजपा के जो नेता थे वो पूरी तरह सक्रिय नहीं थे। तो इसी तरह से गठबंधन तो बरकरार रहा, लेकिन गठबंधन के कारण व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, किसान यूनियन का विरोध बहुत होया। और शासक दल जो इनेलो था, उसके राज्य विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा से काफी मजबूत दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस टाइम पर चौटाला वन ऑल इन वन थे। और उनकी पार्टी का तो जैसे चौधरी बंसीलाल जी कहा करते कि भाई चौटाला साहब के पास 1 लाख आदमी से हैं, जिन काला पानी भी बुला होगा तो भी पहुंच जाएंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चौटाला साहब की रैली और चौधरी देवीलाल की रैली कभी भी कमजोर नहीं रही। तो इन चीजों से वो बार बार शक्ति परीक्षण भी करते रहे, ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे। लेकिन भाजपा इनेलो का जब गठबंधन टूटा और आगे जब चुनाव शुरू हुए, अगले जो लोकसभा के चुनाव थे, उसमें फिर इनको दोनों की मजबूरी हो गई और अलग अलग जरूर लड़े, लेकिन दोनों की धार कमजोर हो गई। जो बार बार ये कहा करते भाई न सबक सिखा देंगे अगला इलेक्शन में, वह चीज फिर मंदी पड़ गई, क्योंकि अकेले दोनों को जो चाहता भाई अकेले इतनी सीट हम नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा कराया था। अब उतनी तो मिलनी नहीं थी ये। तो मई 2004 का जो संसदीय चुनाव की घोषणा थी, उसमें ये बातें सामने आई और चौटाला साहब का आक्रामक रुख जो था वो बचाव की मुद्रा में बदल गया था। अकेले चुनाव लड़ना तो इनेलो की तो मजबूरी थी, लेकिन फील गुड मान रही थी भाजपा, उसकी पूरी तरह हवा सरकी, क्योंकि फील गुड एक नारा उन्होंने दिया था 1999 का संसदीय चुनाव के बाद।
जो 2004 तक मतलब उन्होंने पूरा बनाने की कोशिश की, वह फील गुड, यानी कि ये सरकार अच्छी है और आपको अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन वो बात थी नहीं उसमें, क्योंकि आगे फिर जो रिजल्ट आया उसमें लोगों ने पसंद नहीं करी। अच्छा, दूसरी बात ये थी भाई, केंद्र ने जिस टाइम पर उन्होंने बजट सत्र बुलाया चौटाला साहब ने विधानसभा का, तो उसमें केंद्र ने उनका को 3,000 करोड़ की ग्रांट नहीं दी थी, उसका भी उन्होंने मुद्दा उठाया। और सन 2002 में पड़े सूखे के राहत के नाम पर केवल लंबी अवधि के ऋण का ब्याज माफ करने और उक्त राशि सरकार की ओर से वहन करने जैसा भद्दा मजाक केंद्र सरकार ने हमारे साथ किया। ये बात चौटाला साहब ने उस टाइम बताई, पहले जिक्र नहीं कराया, बाद में बताई। तो विधानसभा में चौटाला साहब पर पलटवार करते हुए राव इंद्रजीत सिंह, जो उस टाइम में कांग्रेसी विधायक थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो खामखा की बात करे हैं। 12वें वित्त आयोग ने राज्य का भाग 1.25% से घटाकर 1% से भी कम कर दिया है, ये बात उन्होंने कही थी। और न्यू कह के वो चुप हो गए थे चौटाला साहब इस पर। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उस टाइम ML रंगा होते थे एजुकेशन मिनिस्टर, ना वो हेल्थ मिनिस्टर होते थे, सॉरी। तो हेल्थ मिनिस्टर ने उस टाइम पर कहा अब 2 से 4 रुपये हम एक आदमी पर स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई अपनी अपनी। अच्छा, उसमें बजट सत्र के अंदर तीखे कटाक्ष नोक झोंक हुई संसदीय चुनाव के मद्देनजर। अच्छा, CM साहब ने कई घोषणाएं उनमें करी थी और वो अपनी सारी उपलब्धियां हर एक जनसभा में गिना कर दे, लेकिन भजनलाल के शासनकाल में जो 118 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा था, और बंसीलाल के शासनकाल में वो 119 तक पहुंचा था, यानी उस तो 1 मेगावाट फालतू। लेकिन चौटाला साहब की सरकार में 815 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन बढ़ गया था। और सिंचाई पर भी 18 करोड़ रुपये खर्च हो गए थे, और नहरें भी कई पक्की जो कच्ची रह रही थी वो होगी थी, और सिंचाई की 41 स्कीमें पूरी की गई। और फिर जमुना कैनाल कमांड के अधीन जो 1800 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई, तो उनने बताया था कि भाई ये भारत में तीसरा नंबर राज्य का आ चुका है विकास कार्यों के हिसाब से। तो उन्होंने फिर वो सारी बातें करी। 3 मार्च 2004 को हरियाणा के बर्खास्त कर्मचारियों ने एक मोर्चा लगा कि जींद में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन कराया। वहां से फिर चौटाला साहब की हवा मंद पड़ने लगी, किसान भी खिलाफ थे, फिर कर्मचारियों के आंदोलन बड़े जबरदस्त हुए। और उन्होंने बताया भाई सरकार जिनने जो कराया है उनका तो डंडोरा पीट रहे हैं, लेकिन जितने कर्मचारियों का भविष्य इन्होंने खराब कराया उसका जिक्र को नहीं। तो यह बात उन्होंने बताई। वह 1600 तो पुलिसकर्मी, 4000 MITC के कर्मचारी और 4000 JBT और वह 700 कॉन्फेड कर्मचारी, 1200 स्मॉल इंडस्ट्री के और एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के, 1200 जो हाशी स्पिनिंग मिल में थे उसमें हुए, उनको हटाकर 35,000 जो खाली पद थे वो भी उन्होंने समाप्त कर दिए थे। तो इस किस्म से उन्होंने कहा भाई इनका तो जिक्र नहीं कर दी चौटाला सरकार, तो ये भी ध्यान रखो इसका। तो उन्होंने कहा जहां जहां चौटाला साहब अपनी उपलब्धि गिना दे, ये लॉबी, कुछ तो किसान लॉबी और कुछ कर्मचारी, ये साथ में गलम गल जाके उस पर पानी फेर दे। तो इसका मतलब भाई आगे जो दौड़ पीछे चौड़ वाली बात होगी। तो फिर इस डाल की बात था, मैं जितने बर्खास्त कर्मचारी थे वो कटोरे ले ले हांडन लग गए, और वह किसाना ने भी कहा भाई इतने आदमी इसमें कंडम कर दिए, वो सारे मुद्दे इन्होंने करे। और फिर जितने कर्मचारी थे वो नंगे पैरी सारा कुंबन लेके गला गला, और जब हंडा कर दे फिर उनने रोहतक में एक बहुत बड़ा वो प्रदर्शन कराया, जिससे सरकार की हवा खराब होने लगी। और वहीं से फिर हुड्डा साहब के पैर मजबूत होने शुरू हो गए। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो कॉमरेड इंद्रजीत थे, उनने कहा भाई सरकार प्रत्येक वर्ष बजट तो लोक लुभावन पास करके न अपनी वाहवाही बटोर ले है, लेकिन बाद में सारी कसर पूरी कर ले है। उनने कहा भाई नया बजट में ना तो कोई नया टैक्स लाया ना कुछ और, क्यों चुनाव था इस करके उनने कहा भाई पाँच से सारे काम फिर ये गलत करे हैं। तो इस प्रकार से बाद में फिर हाउस टैक्स भी ला दिए, बिजली दर भी बढ़ा दी, ट्रैक्टर ट्रालियां के रजिस्ट्रेशन की फीस ला दी, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स भी लगा दिए,
लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर आए कि नबले सारे टैक्स हटा देते हैं, जिससे लोग गुमराह होते हैं, इनकी सरकार बनाते हैं, पाछे फिर बुलाई उसी तरह काम करे हैं। तो ये बातें वही, बाकी मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि चौटाला साहब की उस टाइम बहुत भारी भीड़ भाड़ थी, जो आजकल भाजपा जिस तरह दावे कर रही है भीड़ जुटाने के, लेकिन 2005 में हुड्डा की सरकार बनी थी। तो इसी तरह मैं इससे इसलिए जोड़ के दिखा रहा हूं कि जो आज बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है, असल में क्या है, वास्तविकता कुछ और है। इसको समय रहते सरकार नहीं चाहती, तो लगता है कि सरकार से लोग विमुख होते जा रहे हैं। तो मैं बाकी चीजें आपको अगले अंक में बताऊंगा। अभी बड़ौदा का चुनाव होना है, उपचुनाव, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहां से खास रिपोर्ट आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो भाई, अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दो, और भाई इसको देखा भी करो और शेयर कर दिया करो। बाकी मैं अगले अंक में आपको सारी चीज बताऊंगा। ये था भाग नंबर 31, ये था भाग नंबर 32। अभी 33वें भाग का इंतजार कीजिए, उसमें हरियाणा का जो इतिहास था उसका बारीकी से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मोटी मोटी बातें आप सुनते हो, लेकिन जिस हिसाब से मैं बारीकी से आपको बताता हूँ ऐसे आपको कोई नहीं बताता। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें आपको नई नई जानकारी दूंगा जो छिपी हुई है और कागजों तक भी सीमित रहेगी। तो दोस्तों नमस्कार, बाकी अगले अंक में इंतजार कीजिए भाग नंबर 33।